हेलो डियर माय स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब। सो होप सो ऑल आर फिट एंड फाइन। सो भाई सर्दी बहुत हो गई है तो मेरी तरह टी शर्ट में मत बैठना, पहले तो अपनी कैप ले लेना। हाँ, पहली इंफॉर्मेशन आज के लिए है बेटा कि एग्जाम जितनी पास आ रहे हैं तो एफर्ट्स उतने ही ज्यादा एक्स्ट्रा स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आपका लगभग दिसंबर एंड होने वाला है और कुछ डेज आपके क्रिसमस और न्यू ईयर में जाने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, इंजॉय करें, इंजॉय करने का टाइम है, बट ठीक है, बस साथ साथ आपकी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। ठीक है, दिन में एंजॉय करो, रात को क्या करना है, अपनी स्टडी करनी है और खासकर मेरी वीडियो जरूर देखनी है। सो आज करने वाले बेटे हम फिजिक्स का क्लास 10 का सेकंड सैंपल पेपर करने वाले हैं। अच्छा, पहले की तरह सर 2 आवर्स की तरह तो नहीं बना रहे। अरे भाई 2 आवर्स आपको 3 आवर्स लग रहे हैं, मुझे 2 आवर्स अंडरस्टैंड कराने में लग रहे हैं। बट आज हम सिर्फ करने वाले बेटे इस वीडियो में सिर्फ फिजिक्स वाला पार्ट। ठीक है, जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं एक सैंपल पेपर से, तो वीडियो बिल्कुल छोटी भी रहेगी, जल्दी भी हो जाएगी। ठीक है ना, और टाइम ड्यूरेशन कोशिश करेंगे कि 40 मिनट्स के अंदर अंदर ये हो जाए, पहले हो जाएगा वैसे तो। ठीक है, बहुत छोटी वीडियो बनाने वाले हैं, इससे आपका टाइम बहुत बच जाएगा। ठीक है, और आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर पाएंगे कंटेंट। अच्छा, इसकी खास बात क्या रहेगी, जिसको फिजिक्स पार्ट करना है वो फिजिक्स पे फोकस कर पाएगा, जिसको केमिस्ट्री में डाउट है तो वो केमिस्ट्री वाली वीडियो देख लेना भाई। ठीक है, और बायोलॉजी वाले मैं आपको लास्ट में दूंगा बायोलॉजी की, तो कोशिश करूंगा कि पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कर दूं आपकी। ठीक है, चलते बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू राउंड से है, तो एमसीक्यू देखते हैं क्या है। कहते हैं प्रिज्म एबीसी है, पोजीशन इन द वेरियस डायरेक्शन विद द बीसी सर्विंग इट्स बेस। बीसी उसका बेस है। एज डिपिक्टेड इन द फिगर बिलो अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट। अब उन्होंने क्या किया, इस प्रिज्म को घुमा घुमा के दे रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन को मैं डबल स्टार देने वाला हूं क्योंकि अगर 2020 की बात करें तो ये बोर्ड में आया हुआ है। 2020 के लॉकडाउन से चेकिंग से पहले जो चेक किए गए थे पेपर्स, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद सैंपल पेपर अगर 2021, 22 अगर उठाओगे और 22, 23 का भी उठाओगे, ये क्वेश्चन भाई साहब आपको सब पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आफ्टर डिस्पर्जन हैज द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्काई कलर। मतलब क्या है इसका, आपको स्काई कलर की पहचान करनी है जो कहां से हो, थर्ड नंबर पे हो टॉप से। ठीक है, अब इसका फंडा बताता हूं। अगर ये यहां से रिफ्रैक्ट होती है और रिफ्रैक्शन के बाद ये डिस्पर्स हो रही है लाइट यहां पर, तो यहां पे होगा क्या बेटा, जो वो ये आपका पैटर्न बनेगा VIBGYOR, कुछ इस पैटर्न में बनेगा, विबजोर का जो रेनबो का पैटर्न है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में वो क्या कहता है, क्वेश्चन में वो कहता है कि आपको कुछ इस तरीके से बताना है किस प्रिज्म के केस में आपका जो ब्लू कलर है वो टॉप से थर्ड में आएगा, यानी टॉप थर्ड में ब्लू कलर कौन से नंबर पे, मतलब कौन से प्रिज्म के केस में आएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर ये फर्स्ट केस की अगर हम बात कर रहे हैं, यहां से हमारा बॉटम थर्ड नंबर से आ रहा है, यानी बॉटम से थर्ड नंबर पे आ रहा है ब्लू कलर। अगर ये टॉप से थर्ड पे लेके आना है तो जस्ट इसको रिवर्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो रिवर्ट वाला केस आपको कौन सा है, ये वाला सी ऑप्शन है बेटा। प्रिज्म को रिवर्ट कर देंगे तो आपका पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, पैटर्न तो यही रहेगा भाई, उसकी चेंज हो जाएगी डायरेक्शन। ठीक है ना, अभी VIBGYOR यहां से टॉप से थर्ड नंबर पे आ गया है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या देता है, पजल क्वेश्चन में ये कुछ क्या करेगा, किसी केस में वो यहां से ही स्प्लिट करना स्टार्ट कर देगा लाइट को। ठीक है, और कुछ केसेस में क्या करेगा बेटा, वो कुछ केसेस में वो क्या करेगा, प्रिज्म में एग्जामिनर बहुत चालू है। ठीक है, बट आप उनसे भी चालू हो क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहां से दे देगा, यहां से बेटा वो यहां से लाइट को बेंड करना देगा। बताइए, आपका डिस्पर्जन वो इस वाले फेस से देगा, तो ये गलती मत करना आप, ये आपका रॉन्ग केस है क्योंकि आपका जो व्हाइट लाइट जो स्प्लिट होने लगता है वो पहले ही फेस से हो जाता है, यहां से, ना कि सेकंड फेज से, तो ये गलती मत करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द पाथ ऑफ द लाइट बीम पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म इज डिपिक्टेड इन द डायग्राम। अब आपको क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एमर्जेंस एंड डेविएशन एंगल। तो प्रैक्टिकल में आपके क्वेश्चन आता है, जिस स्कूल में प्रैक्टिकल्स हो गए, अच्छी बात है, नहीं है तो भाई आपके लिए है और करवाएगा। ठीक है, चलो ये वाला बेटा, ये जो लाइन है आपकी, ये आपकी है इंसिडेंट, ये आपका नॉर्मल रहेगा, ये आपका रहेगा नॉर्मल। जो लाइट इंसिडेंट करती है फर्स्ट सरफेस के ऊपर वो इंसिडेंट रे होती है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जो एंगल बना होगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस y कहां पे दिख रहा है,
इन दोनों केसेस में। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद बताना है एमर्जेंस एंगल। एमर्जेंस एंगल का मतलब है जो लाइट एमर्ज हो रही है, बाहर निकल रही है प्रिज्म से, ठीक है। अब देखते हैं ये एमर्जेंट रे है। अभी एमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ, ये डॉट डॉट वाला आपका नॉर्मल है, ठीक है, इसके साथ जो एंगल बना रही है वो आपका होगा एमर्जेंट एंगल, तो वो होगा क्यू। तो दोनों केसेस में क्यू भी दे रखा है भाई। चलो अब लास्ट ऑप्शन से आप गलत कर सकते हो, जो लास्ट ऑप्शन में, ठीक है, लास्ट ऑप्शन में गलती मत करना, ये आपका ऑप्शन है। अब वो बताना है आपको डेविएशन एंगल। एंगल ऑफ डेविएशन कब बनेगा, पहले तो ये ध्यान रखना, ये लाइट रे जो इंसिडेंट रे है बेटा, अगर ये प्लेन होते हैं, मतलब ये प्रिज्म नहीं होता तो ये स्ट्रेट जाती कुछ ऐसे, ठीक है। और सेम ये एमर्जेंट रे है, ये अगर बैक साइड से आ रही होती तो कुछ इधर से आती, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है पी, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, डी ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सेम क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, द फॉलोइंग फिगर इज करेक्टली ड्रॉन। कौन सा इसमें से करेक्टली ड्रॉन है, इसको अगर जूम करते हैं तो विबजियोर का पैटर्न देख लो भाई, कहां पे दिख रहा है आपको, ठीक है। नीचे से VIBGYOR, इसमें ऊपर से है VIBGYOR, तो ये वाला रॉन्ग है भाई। अभी बता के आया मैं क्वेश्चन की विबजियोर का जो पैटर्न है वो नीचे से स्टार्ट होगा, अगर बेस आपका CA वाला है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा बेटा, फर्स्ट वाला के साथ जाऊंगा तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है आपका। चलो आगे चलते हैं। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें। क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट आंसर बहुत इत्तू सा है, छोटा सा। कहता है स्टूडेंट हेल्ड अ मिरर इन हिज हैंड एंड पॉइंटेड द मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सन। यानी आपने मिरर लिया और उस मिरर को सन की तरफ कर रहे हैं। आ भाई तेरे को भी चमकार दिखाऊं तेरी, तू कितना चमकता है। बट सर्दियों में चमकार नहीं दिख रही है भाई मेरे, सिर्फ हमारा खाली पेपर दिख रहा है जो हम खाली छोड़ के आए हैं प्री बोर्ड की प्रिपरेशन में। बट ऐसा नहीं करना है भाई, प्रिपरेशन प्री बोर्ड का अच्छे से करो। देन होल्डिंग ए पीस ऑफ पेपर क्लोज टू द मिरर, यानी उसने मिरर को ऐसे किया सन की तरफ और एक पेपर रखा है सामने से उसकी तरफ, ठीक है। तो ये मिरर, ये आपका क्या है, लाइट आ रही है सन की, आपने जो मिरर लिया है और ये सामने पेपर रखा है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है ही डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टेड लाइट देयर। जो इस मिरर में से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो इस पेपर पे जा रही है। कह रहा विद दिस एक्टिविटी अनेबल टू कैलकुलेट द मिरर अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ। क्या इससे हमें फोकल लेंथ का पता लग सकता है। तो भाई मेरे, अब जो सन रेज आ रही है वो मान के चलो इन्फिनिटी से आ रही है, वो पैरेलल रेज आ रही है। सो पैरेलल रेज क्या बोलती है, हमारा जो पहला जो नोटेशन है, जो हमारा जो पहला रूल है, तो रूल के अकॉर्डिंग जो लाइन पैरेलल आती है वो हमेशा फोकस होती है फोकल पॉइंट पे। तो नीचे जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, यहां पे पैरेलल जो सनरेज आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट फोकस ऑन द फोकस पॉइंट, वो फोकल पॉइंट पे ही फोकस हो जाएगी। तो अगर यहां पेपर रखा गया है तो यहां से हम पेपर की और पोल की डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे और वही हमारी फोकल लेंथ होगी, ठीक है। तो कैसे मेजर कर सकते हैं हम इसको, जहां पे लाइट फोकस होगी मीट करेगी उसको हम पोल से मेजर कर लेंगे, वो हमारा फोकल लेंथ आ जाएगा। तो ये आंसर यहां पे है भाई मेरे, बहन मेरे, जो भी लिखना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकता है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। अच्छा एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कहता है टू इलिस्ट्रेट द रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर और ए ग्लास स्लैब क्रिएटेड एंड रे डायग्राम। अब आपको एक रे डायग्राम बनाना है ग्लास स्लैब के थ्रू। तो यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको दिखाने वाला हूं मैं। पहले ब्लैक वाला डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो इंसिडेंट रे जो फर्स्ट सरफेस पे आएगी वो इंसिडेंट रे है। अब ये जो नॉर्मल है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, यहाँ पे रेयर मीडियम है, यानी ये एयर है तो ये रेयर मीडियम है, ये ग्लास है तो हमारा डेंसर मीडियम है। तो जब एयर से यानी रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो ये दिस लाइट कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट शुड बी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगेन जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगा, तो ये इस तरफ चली जाएगी कुछ लाइट रे। तो रे डायग्राम ये है हमारे पास। अच्छा ये क्या है, अगर ये मीडियम ना होता यानी स्लैब नहीं होती तो ये लाइट रे सीधी जानी चाहिए थी, ठीक है ना। अब ये जो एंगल, ये जो गैप आ गया है, ये देखो, इसके ऊपर भी कहीं समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे का पाथ था जो अब स्लैब के आने से चेंज हो गया है। चलो ये टॉपिक हमारा था रिफ्रैक्शन का। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, कुछ अच्छे वाला कलरफुल वाला। भाई कहते हैं कि कलरफुल पिक्चर डाला करो सर,
अरे कलरफुल क्या, यहाँ पे ड्राइंग थोड़ी चल रही है। चलो कोई नहीं, भाई ने रिक्वेस्ट करी है तो दिखा देते हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये बैंड हो गई, ये अगेन बैंड हो गई रिफ्रैक्शन की वजह से, तो यहाँ पे 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, एयर से ग्लास में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, ग्लास से एयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएगी, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। नोमेरिकल, सर यही तो नहीं चाहिए हमें। अरे भाई सिंपल नोमेरिकल लाने वाला है, जहां तक मुझे पॉसिबिलिटी रहती है ना नोमेरिकल इजी आएगा। चलो देखते हैं इसमें भी क्या दिया है। कह रहा फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा ए और बी, जब भी आपको नोमेरिकल करना है ना, ए और बी पॉइंट को आप मान लो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यह तरीका हमेशा काम करता है भाई, ठीक है। अच्छा अभी पॉजिटिव वाला तरीका है, देखो ये पॉजिटिव एंड हो गया, एक नेगेटिव एंड हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। अच्छा अब पॉजिटिव की तरफ देखते हैं तो ये वाला तो भाई एक टर्मिनल हो गया और ये सारे नीचे वाला एक पॉइंट हो गया। नहीं समझे मेरी बात, मैं बताता हूं। देखो ये वाला पॉइंट है ना भाई, ये 3 रजिस्टर आपके सीरीज में कनेक्ट है, ये तीनों वाले, ठीक है, और ये इनके पैरेलल में है। ऐसा क्यों है? अब ऐसा इसलिए है, जब भी आपको सीरीज और पैरेलल आपको फाइंड करना है कि कैसे करोगे आप, तो एक चीज का ध्यान रखना, सिर्फ एक चीज का। देखो ये जो पॉइंट आ रहा है यहां से पॉजिटिव वाला, अभी इधर भी पॉजिटिव जा रहा है, इधर भी पॉजिटिव जा रहा है, यानी ये दोनों तरफ पॉजिटिव है। तो यहां पे जहां पे सेम साइन आ जाएगा वहां पे ध्यान रखना, वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। सेम एज ये वाला जो नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो ये 6 वाला इन तीनों के साथ पैरेलल में है। तो सिंपल सोल्व कर लेते भाई। अगर R1 R2 R3 नाम देंगे और इसको R4, तो हमारा जो RP निकलेगा 1/R2 1/R3 1/R4, और डायरेक्ट अगर सोल्व करेंगे इसको आंसर आ जाएगा आपका 1/2 1/2 1/2, कितना आ गया ये 3/2। ये 1/RP की वैल्यू है, RP की वैल्यू आ जाएगी 2/3, ठीक है ना। अब ये वाला जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू 2/3 ओम आ गई है। हाँ बिल्कुल सही है भाई, 1/2 1/2 1/2, बेस से में तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो 3/2 से 2/3 हो गया। अच्छा ऊपर वाला रजिस्टर है 6 ओम। अरे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने गलती क्यों कर दी है? हाँ ये गलती आपको भी नहीं करनी है भाई। देखो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, ये आपको रिपीट नहीं करनी है। मैंने अभी बताया कि ये वाले सीरीज में आपके, तो सीरीज में कैसे होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। थोड़ा ध्यान भटक गया है भैया, कोई बात नहीं। अच्छा 2 + 2 + 2, ये 6 ओम हो गया है, ठीक है। अब ये 6 ओम वाला और दूसरे वाले 6 ओम के साथ पैरेलल में है। हम भी सोचे यार हम क्या कर रहे हैं, आज तो पड़ोसी भी शांत है। चलो तो 1/RP जब निकालेंगे तो 1/6 प्लस 1/6, ये सोल्व करके आ जाएगा 2/6, सोल्व करेंगे 1/3, रिवर्स कर देंगे, RP की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम। अच्छा बेटा यूनिट डालना जरूर सीखो, जब भी पूछ रहे तो यूनिट डालना जरूर सीखो, क्योंकि यूनिट डालने से क्या होगा, आपका आधा नंबर बच जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला भी न्यूमेरिकल है, अब ध्यान नहीं भटकेगा। चलो फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑफ नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर्स। अच्छा करंट निकालना है, अच्छा करंट निकालना है यानी I को फाइंड करना है। V आपको 3 वोल्ट दिया हुआ है, R आपको सबसे पहले फाइंड करना है, और फिर वही A और B टर्मिनल बना लो, ये A है ये B है, या A को पॉजिटिव आ गया हमारा, ये नेगेटिव। अब यहां पे ध्यान देने की क्या बात है, ये वाले जो तीनों हैं 10 10 10 टन टनाटन टन, ठीक है ना, ये तीनों आपके किस में कनेक्ट है, सीरीज में है। तो सीरीज में कनेक्ट है तो भाई RS क्या आ जाएगा आपका 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम, ये आ गया 30 ओम। अब आपका जो 30 ओम वाला रजिस्टर है, ये 30 ओम, ये 10 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्ट है, ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। चलो तो सोल्व करेंगे तो 1/RP 1/30 प्लस 1/10, सोल्व करेंगे ये आ जाएगा आंसर 1 + 3, ये आ जाएगा RP बेटा सोल्व करके 40/3। कर लो सोल्व, कितना आ जाएगा भाई, 3 × 3 3 3 × 9, तो 13 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा कैलकुलेट देखते हैं अब कोई गलती तो नहीं करी है, हाँ देख लेते हैं।
ये बेटा टर्मिनल है, देखो ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है, तो यानी ये पैरेलल वाला है। चलो और कहाँ से है टर्मिनल हमारा, एक ये रहा, तो ये माइनस वाला, ये सारा हमारा सीरीज में चलेगा और जो भी आंसर आएगा ये तीनों का वो इस वाले 10 के साथ पैरेलल में होगा। देखो इस सीरीज में तो 10 + 10 + 10 ये 30 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ये 30 वाला टोटल इस 10 के साथ पैरेलल में है, तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। एलसीएम आपका आ जाएगा 30 और यहां से आज बन जाएगा आपका 1 + 3 4/30 और इसको रिवर्स करेंगे 40/3, ये आंसर आ गया आपका। अब आपको करंट निकालना है, तो रेजिस्टेंस आपका आ गया 40/3, इसको लिख लेते हैं 40/3 ओम। ओम्स लॉ लगाएंगे, V = IR और आपके पास क्या आ जाएगा, V आपके पास 3 है, I फाइंड करना है, R आ गया 40/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, इसको यहां ले जाएंगे, ये आ जाएगा 9/40, तो पॉइंट्स में आपका आंसर आ जाएगा लगभग, ठीक है ना। 9/40 को अगर आप निकालेंगे तो बहुत पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। अच्छा यूनिट के साथ एम्पियर जरूर लगाना, एम्पियर ये यूनिट है इसकी, ठीक है, जो भी आंसर आएगा आपका। चलो आगे चलते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है, बहुत इजी सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। अ बैंड ऑफ 7 कलर्स, a band of 7 colors is formed, a band of 7 colors is formed due to dispersion is called, due to dispersion is called spectrum, spectrum। अच्छा इसको और थोड़ा मॉडिफाई करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, a band of 7 color which is formed by splitting of white light when passed through the prism। ये थोड़ा लॉन्ग हो गया, ये मैंने इजी वे में बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिख दी है स्पेक्ट्रम की। अच्छा अब इसके बाद क्या क्वेश्चन कह रहा है, वो क्वेश्चन कहता है व्हाई डू द वेरियस कलर्ड रेज डाइवर्ज एट ए डिफरेंट वे। जितनी भी ये कलर्ड रे है, कलर्ड रे कौन सी, जो विबजोर वाली है, वो डिफरेंट वे से यानी डिफरेंट तरीके से क्यों बेंड करती है। क्या बोले सर, अरे बोला तो मैं वही जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था आपको। ये देखो ये जो डायग्राम है ये बोल रहा है कि अलग अलग तरीके से बेंड क्यों हो रही है, अलग अलग उस पर क्यों हो रही है। तो इसके बेंड होने का रीजन बेटा एक ही है कि जितनी भी ये लाइट रेस जो व्हाइट लाइट से स्प्लिट होकर 7 कलर्स बने हैं, दिस ऑल हैव देयर डिफरेंट वेवलेंथ, और डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से डिफरेंट एंगल्स पे बेंड कर जाती है। सो आंसर आप रीजन दे सकते हैं, these different colored light, these colored rays have different wavelength, ये wavelength का सिंबल है लैम्डा, have different wavelength, hence it bend at different angle, अब एक बच्चे ने पूछ लिया सर एंगल, लैम्डा डिफरेंट होने से ये अलग अलग बेंड क्यों हो रही है। भाई जिसका लैम्डा जितना चेंज होगा वो उतनी स्पीड से ही बेंड करेगा। अब जैसे आप बात करते हैं रेड कलर की, रेड कलर के लिए लैम्डा ज्यादा होता है तो वो कम बेंड करेगा। वॉयलेट या इंडिगो की बात करेंगे तो उनका लैम्डा लेस होता है तो वो ज्यादा बेंड कर जाएंगे। डायग्राम में अगर आप कभी देखोगे ना डिस्पर्जन के, वॉयलेट वाला नीचे है, वो सबसे ज्यादा बेंड कर रहा है, समझ गए ना। चलो इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसका एक और पूछ लेता है क्वेश्चन, किस वजह से बेंड कर रहा है, तो उसका प्रोसेस का नाम पूछ लेता है। तो वो बेटा नाम है रेलिंग स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग। एक वर्ड यहां से आपको क्वेश्चन आ जाता है स्कैटरिंग, रेलिंग स्कैटरिंग क्या होता है, वेवलेंथ से रिलेटेड है। अब मैंने वेवलेंथ के बारे में बताया तो इसलिए बता रहा हूं। रेलिंग स्कैटरिंग क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा की 4 के, यानी जिसका लैम्डा कम होगा, यानी वॉयलेट कलर है उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा। जैसे वॉयलेट कलर है वो जल्दी स्कैटर हो जाएगा। रेड कलर है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है तो वो सबसे लीस्ट स्कैटर होगा। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है ना। चलो अब एक और क्वेश्चन पूछ लिया जो आप 6th 7th क्लास से स्टडी करते आ रहे हैं, नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, ठीक है। दोनों में से एक आपका क्वेश्चन आएगा, लेकिन डायग्राम या इसका रीजन पे क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन कहता है क्रिएट ए डायग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ अ मायोपिक आई। अब मायोपिक आई का मतलब क्या है, जो आपकी नियर साइटेडनेस है, मींस द पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट फार टू हिम। पास की चीजें देख पा रहा है बुड़बक, दूर की नहीं देख पा रहा है, तो उसे क्या है, उसे मायोपिया है, उसे नियर साइटेडनेस है। ऐसा इसका रीजन क्या है, इस बुड़बक को
ऐसा क्या हुआ है? अरे बुड़बक मत बोलो यार, किसी बच्चे को ही हुआ होगा, बड़े निर्दयी लोग हो तुम तो, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। सर हमारा दोस्त है, हम उसे कुछ भी बोल सकते हैं। चलो रीजन देख लेते हैं, पहले रे डायग्राम पे फोकस करेंगे तभी आपको रीजन याद रहेगा। ये आपका मायोपिक आई के लिए डायग्राम है। देखो तो जो लाइट रे आ रही है वो आपका रेटिना से पहले ही फोकस हो रहा है, यानी रेटिना तक वो जा ही नहीं रहा है। तो इसका रीजन है बेटा कि जो मायोपिक आई है इसमें एलोंगेशन ऑफ आई बॉल होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी जो आई बॉल होती है उसका साइज बढ़ जाता है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ आई बॉल। तो साइज बढ़ गया, तो साइज बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो ये लाइट रे है ये पूरा रेटिना तक नहीं पहुंच पाता, ये पहले ही फोकस हो जाती है जहां पे होनी थी, क्योंकि आई बॉल तो बढ़ गया है। अब इसका रीजन क्या, अब इसको करेक्शन कैसे कर सकते हैं। अब देखो पहले ही मीट कर रही है लाइट, इसको डाइवर्ज करना है, फैलाना है, तो उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कनकेव लेंस। ठीक है, तो कनकेव लेंस करने से क्या होगा, पहले जो ऑब्जेक्ट यहां था आपका, अब ये लाइट रे जा रही है सीधी, ठीक है, ये आपका कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। यहां से क्या हो गया बेटा, यहां से ये लाइट बेंड हो गई, ठीक है, रिफ्रैक्ट हो गई, और ये आपका रेटिना पे मिल जाएगा। इसका एक रे डायग्राम और है, ये दिखा देता हूं मैं आपको, ये रहा, ठीक है, ये आपका ये रहा, मिलना कहां चाहिए, यहां पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, करेक्शन के लिए हम इसमें कनकेव लेंस लगाएंगे। चलो कनकेव लेंस लगाने से क्या होगा बेटा, ये बेंड हो जाएगी और ये आगे की तरफ पूरे इस पॉइंट पे एग्जैक्टली मीट करेगी रेटिना पर, ठीक है ना। चलो अब इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं, बी पार्ट। इट इज सजेस्टेड दैट द वन वियरिंग द ग्लास विद द कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस है, विजन इंपेयरमेंट क्या है उसको, व्हाट डज इट हैव, कौन सा इंपेयरमेंट है अगर वो उसको कौन सा ग्लास लगा रहा है, कन्वेक्स। तो सिंपल सी बात है, अभी पीछे हम करके आए हैं मायोपिक वाला जिसमें करेक्शन होती है कनकेव लेंस से। दूसरा है बेटा हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जिसको आप फार साइटेडनेस के नाम से जानते हो, कि पर्सन दूर की चीजें देख सकता है, पास की नहीं देख सकता, ठीक है। तो उसका पहले नाम क्या है, फार साइटेडनेस का, हाइपरमेट्रोपिया। रीजन क्या रहता है, रीजन देखेंगे पहले यहां से, इस वाले डायग्राम को देखेंगे, ये जो कैंडल है ये यहां से डाइवर्ज होनी चाहिए, यहां पर आनी चाहिए नॉर्मल आई के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये लाइट रे यहां से लेंस से क्रिस्टलाइन से पास हो रही है जो आई लेंस है, और ये रेटिना के पीछे बन रही है, यानी पीछे की तरफ जा रही है, बहुत दूर जा रही है, उसको थोड़ा फोकस करना है। तो फोकस करने के लिए हम यहां पे क्या यूज करेंगे, यहां पे हम कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही दिया था कि कन्वेक्स लेंस किस केस में कर रहे हैं भाई, कन्वेक्स लेंस हम फार साइटेडनेस यानी हाइपरमेट्रोपिया के केस में कर रहे हैं। और इसका रीजन क्या होता है, हमारी जो आई बॉल होती है, आई बॉल साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीज हो जाता है तो लाइट रे बाहर चली जाती है रेटिना से, उसको फोकस करने के लिए क्या करते हैं हम, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। दोनों अच्छे क्वेश्चन थे। रे डायग्राम जरूरी है बेटा इस क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन में डायग्राम पूछा, वो रीजन पूछे ना पूछे, लेकिन रे डायग्राम पूछ सकता है, तो रे डायग्राम का आपको बनाना आना चाहिए। और दूसरा इसका रीजन क्या है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ड्रॉ द लाइन एनसर्कलिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन द मैग्नेट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपका एक बार मैग्नेट है जिसके दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देते हैं भाई। ये मैंने आपके लिए ब्यूटीफुल सा एक डायग्राम उठा के दे दिया है, एनसीईआरटी में भी सेम आपको ये है, ठीक है। अच्छा यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, एक तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से साउथ चलती है, ध्यान रखना, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट चलती है। इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ चलती है, ठीक है। सर्कुलर पाथ बनाती है हमेशा, ये देखो सर्कुलर पाथ है, ध्यान से देखोगे, यहां से चल रही है, ये आ गई, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। और क्या पॉइंट है, और है ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये इक्वी डिस्टेंस होते हैं। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जितनी दूरी पे है उतनी ही तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी से होगी, यानी एक और दो के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही दो और तीन के बीच में होगा, ठीक है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट नहीं दी मोस्ट, कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं
वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर। चलो, एक तो ये क्वेश्चन, ये सारी प्रॉपर्टीज बता दी कहां कहां से इस पे से क्वेश्चन बनेगा। फिर कहता है इंडिकेट वन पॉइंट वेयर द यूनिफॉर्म एंड द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिफर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहां है, ये यूनिफॉर्म है यहाँ पे, और जैसे जैसे दूर दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पुअर होती रहेगी, ठीक है ना। चलो और क्या क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन और क्या कहता है, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म है, यानी चेंज नहीं हो रहा है, और वो परपेंडिकुलर है करंट कैरिंग कंडक्टर के। व्हाट हैपन्स टू द कंडक्टर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब ये रूल कौन सा है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट आ गया यानी वहां पे बात कर रहा है फोर्स की। अब फोर्स किससे निकलेगा, हमारा लेफ्ट हैंड रूल से। ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल है कि अगर हम अपने हाथ को कुछ इस तरीके से रखते हैं कि हमारा थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। सो अब वो कह रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी FBI मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट या फोर्स, ठीक है। कहता है व्हाट हैपन टू द कंडक्टर डिस्प्लेसमेंट इफ करंट बिकम स्ट्रोंगर। अगर हम करंट को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा। तो बेटा एक इसके लिए फंडा बता रहा हूं याद करने का, थ्योरी याद नहीं करनी, फॉर्मूला याद कर लो, ये आपका +2 में भी आता है, F = BIL sin थीटा। सॉरी ये क्या बता दिया, ये तो 10th में है ही नहीं। अरे भाई सारी चीजें 10th की है। B का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए। I का मतलब हो गया करंट, ये याद रख लोगे ना बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। L का मतलब लेंथ, और साइन थीटा है आपका एंगल, कि किस एंगल पे आपने उस करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है। चलो अब वो कह रहा है अगर करंट को स्ट्रोंग कर दे, अगर हम इस करंट को बढ़ा देते हैं, देखो करंट और फोर्स दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो करंट को बढ़ाने से क्या होगा, इफ वी इंक्रीज द करंट या करंट बिकम स्ट्रोंगर, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी मोर, डिस्प्लेसमेंट मोर हो जाएगी। अच्छा दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, इफ अ वीक होर्सशू मैग्नेट यूज, यानी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को, अरे मैग्नेटिक फील्ड कहां गया, मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम कम कर दे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा। तो यहां पे आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। समझ गए बात। चलो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ फंडा याद रखना है, F = BIL sin थीटा। चलो सी पार्ट में कहता है एक वायर लूप है, सर्कल की फॉर्म में टेबल में से पास कर रहा है, और उसमें करंट चल रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, तो क्लॉकवाइज चल रहा है, बिल्कुल सही है। कहता है टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी इनसाइड और आउटसाइड बताना है। सर क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, अरे भाई बता रहा हूं, सब्र करो, रुको जरा। ये चल रहा है बेटा करंट इस लूप में जो टेबल में से पास हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो लूप है इसमें करंट आउटसाइड चल रहा है टेबल की तरफ, ये टेबल के इनसाइड जाना है। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की। तो बेटा पाम रूल याद रखो कि अगर हम किसी कंडक्टर को ऐसे पकड़ रहे हैं अपने हाथ में कि ये हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, मान लो पॉइंटेड वाला है, नीचे से ऊपर करंट जा रहा है, ये हमारा थंब है, तो हमारा जो हाथ है, हमारा हाथ है कर्ल फिंगर शो कर रहा है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, मैंने एक एजुकार्ड सैंपल पेपर प्री बोर्ड कराया, उसके अंदर भी मैंने डिटेल में डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। अब करंट अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, करंट अगर ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बेटा इस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक में, ठीक है। अगर सेम करंट अगर ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है करंट, ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज हो जाएगी, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको याद कैसे करेंगे सर, चलो वो भी तरीका बता देते हैं। तो याद करने का तरीका है, ये सिंबल ऐसे ऐसे घुमा लो और ये ऐसे घुमा लो, ये क्लॉक रूल है। तो साउथ नीचे की तरफ जा रहा है तो क्लॉकवाइज, ठीक है, ये नॉर्थ है एंटी क्लॉकवाइज। दो टॉपिक मैंने एक साथ बताए, एक तो आपका पाम रूल, पाम रूल का मतलब अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है कंडक्टर में तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। दूसरा, अगर करंट कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है तो क्लॉकवाइज होगा, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक पूछ लेता है कि वो पोल कैसा बनेगा। तो जिस साइड पे बेटा
करंट क्लॉकवाइज चलता है वो आपका साउथ पोल बनता है, और तीसरी चीज जहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज चलता है वो पोल नॉर्थ पोल बन जाता है। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं हमने। एक तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से हमने ये पता कर लिया कि वो पोल कौन सा बनेगा, तो ये हम क्लॉक रूल से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन, इसको आप बना सकते हैं और शॉर्ट नोट बना के अपना कहीं लिख सकते हैं आप। कोई दिक्कत आती है आप कमेंट कर दो, उस चीज को मैं एक शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा। चलो, ये क्वेश्चन कुछ नया आपके लिए। कह रहा वाई डू इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हैपन। ये तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट क्यों होता है। तो एक होती है बेटा लाइव वायर आपके शू में, एक होती है न्यूट्रल वायर, और जब ये दोनों वायर मिल जाती हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। सो व्हेन द लाइव वायर कम इन कॉन्टैक्ट विद द और गेट कनेक्ट विद द न्यूट्रल वायर देन शॉर्ट सर्किट हैपन। शॉर्ट सर्किट लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के टच होने से होता है। बट उसके नीचे एक और क्वेश्चन उसने दिया है। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये पार्ट बहुत इजी था तो मैं इसको राइट नहीं कर रहा हूं। इन दोनों के कनेक्ट होने से ही शॉर्ट सर्किट होगा। वाई आर लाइव वायर एंड न्यूट्रल पिंस थिनर देन एंड शॉर्टर देन अर्थ पिन। अब आपके जो हाई रजिस्टर वाले डिवाइस होंगे, जैसे टोस्टर हो गया, गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक आपकी जो रोड होती है पानी गर्म करने की, ठीक है, तो उसमें जो 3 प्लग होते हैं, 3 प्लग, तो 2 वाले नीचे छोटे होते हैं, एक बड़ा होता है। क्या कह रहे हो सर, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आज जाकर देख लेना, आपकी आयरन हो गई, प्रेस जिसे बोल रहे हैं आप, ठीक है, गीजर हो गया, या आपका कोई भी हाई इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो गया, ठीक है, हीटर का हो गया, उसमें 3 शू होंगे, ऊपर वाला बड़ा होगा। इसका रीजन क्या है, जो बड़े वाला होता है वो होता है हमारा अर्थिंग का, ठीक है। तो जब ये दो अगर हमारे सर्किट में ऑलरेडी करंट ज्यादा है तो ये अगर बड़ी लेंथ का होगा तो जैसे हम इसको इंसर्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज हमारा अर्थ में चला जाएगा, और जितना करंट हमें सफिशिएंट चाहिए अप्लायंसेस को उतना मिलेगा। तो कहना क्या चाहते हैं हम कि वाई डू लाइव वायर न्यूट्रल पिन्स आर थिनर देन शॉर्टर देन अर्थिंग पिन। सो अर्थिंग पिन बड़ी क्यों होती है? अर्थिंग पिन इज longer and thicker than other two pins because if there is excess current, if there is extra charge चलो, एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो इन सर्किट, इट विल एलिमिनेट बाय ट्रांसफरिंग इनटू अर्थ। तो वो सारा का सारा जो करंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा इनटू अर्थ में। पिन बड़ी है तो पिन बड़ी होने से वो सारा का सारा चार्ज कहां चला जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ में। और अर्थ एक बहुत बड़ा इंसुलेटर है तो सारा एक्सेस करंट को, एक्सेस चार्ज को क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। चलो, अच्छा एक और क्वेश्चन आ गया इसी के ऊपर। हमने ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में एक स्ट्रेट कंडक्टर को रखा है, तो डायरेक्शन देख लेते हैं। हमारा डायरेक्शन क्या बनता है, हमारा बना लेते हैं। ये हमारा हो गया भाई डायरेक्शन, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। चलो, वो कहता है हमने कंडक्टर को किस डायरेक्शन में रखा है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रखा है। चलो, और क्या कहता है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब फोर्स बताना है दोबारा से। कंडक्टर इफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का कहां से चलता है, वही सेम है बेटा, आपका चलता है नॉर्थ से साउथ। चलो, इसको कलर ले लेते हैं, कुछ पिंक अलग सा लेते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड चलेगा यहां से। अच्छा, एफ बी आई, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड हमारा कहां चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये है नीचे की तरफ। करंट किस डायरेक्शन में चल रहा है बेटा, ठीक है। हमारा जो कंडक्टर है वो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, ये हमारा है नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट हमारा देखो ये वाले फिंगर है, ये इधर जा रहा है, देखो इस साइड में जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हमारा कंडक्टर कहां जा रहा है, फोर्स किस तरफ दिखा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर मेरे हाथ को अगर देख पाओगे ना कुछ इस तरीके से, ये देखो, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा करंट है। तो फोर्स हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यही पूछा कि व्हाट अफेक्ट विल बी द फोर्स
तो पहले तो क्या है, फोर्स बताना है, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। दूसरा क्या कह रहा है, चेंजिंग द फ्लो ऑफ करंट डायरेक्शन। अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दे, अगर करंट की डायरेक्शन को हम क्या कर दे, वेस्ट से ईस्ट कर दे, तो हमारा अपवर्ड की जगह डायरेक्शन चेंज हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील होगा कंडक्टर को। दूसरा कहता है इंक्रीज द करंट स्ट्रेंथ। पिछला क्वेश्चन है बेटा सेम, अगर हम करंट की स्ट्रेंथ को चेंज कर दे यानी इंक्रीज कर दे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फोर्स क्या होगा, इट विल बी मोर। तो देर विल बी मोर डिस्प्लेसमेंट, या आप कह सकते हैं इट विल बी एक्सपीरियंस, इट विल एक्सपीरियंस मोर फोर्स, एक्सपीरियंस मोर फोर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो टॉपिक वही है आपका, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, बट यहां पे हमने लेफ्ट हैंड रूल को भी यूज किया बहुत अच्छे से। अच्छा, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करके देखना, तभी आएगा। शायद वीडियो में आपको ये फिंगर, ये थर्ड वाली नहीं दिखेगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करना। एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का। अच्छा, इस पैराग्राफ में क्या लिखा गया, इसमें रिफ्रैक्शन के बारे में बताया गया, ठीक है, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड हो जाती है। इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में क्या होती है, रेयर मीडियम में क्या होती है, कब क्या चीज चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती जब अपना मीडियम चेंज करती है लाइट। चलो पहला क्वेश्चन कहता है व्हाई डू लाइट बेंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज व्हेन दे पास थ्रू द ग्लास टू एयर। अब ग्लास से एयर अगर जा रही है, इसका मतलब है डेंसर से रेयर में जा रही है, तो लाइट रे हमेशा डेंसर से रेयर के केस में अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाती है। ये आज ही ये वीडियो में पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैपन्स टू द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा जब लाइट ट्रैवल करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो ये देखो बेटा हाईलाइट किया हुआ है मैंने यहां पर कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, तो आंसर यही रहेगा आपका कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, ठीक है ना। मीडियम चेंज हो जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। बहुत ही डीप क्वेश्चन है। मीडियम चेंज करते सिर्फ, पाथ चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं। सी पार्ट में क्या कहता है, कहता एट व्हाट एंगल द रे ऑफ लाइट हिट द बाउंड्री ऑफ मीडियम बी व्हेन नो बेंडिंग ऑफ द लाइट अकर। तो ये भी आपको पैराग्राफ में ही कहीं मिल जाएगा। देखते हैं, lower speed denser to light travel no instead of speed wavelength it do conclusion that the primary cause of reflection is light। okay, स्टार्टिंग में देखते हैं कुछ ऑप्शन हमें दिख रहा है कि नहीं। लाइट ट्रेवल विद वेरी स्पीड, मीडियम, हायर स्पीड। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटरनली फाइंड करना पड़ेगा इस चीज में कि ऐसा कब होगा कि जब लाइट आपकी विदाउट रिफ्रैक्शन जाएगी। तो केस बेटा ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगर ग्लास स्लैब का एग्जांपल लेते हैं हम, तो ग्लास स्लैब के केस में आपकी लाइट बिना रिफ्रैक्शन के केस में बिना डेविएट हुए कब जाएगी, जब वो परपेंडिकुलरली निकलेगी, ठीक है ना। अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलर आ रही है तो वो बिना डेविएशन के, बिना रिफ्रैक्शन के सीधी निकल जाएगी। तो आंसर इसका रहेगा कि नो बेंडिंग लाइट अकर्स व्हेन लाइट फॉल परपेंडिकुलरली वहां पे कोई डेविएशन नहीं होता है, ठीक है ना। और इसका सी पार्ट है। अच्छा खत्म। चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, व्हाट इज द अफेक्ट ऑन द स्पीड व्हेन द लाइट ट्रेवल थ्रू ग्लास इनटू वाटर। तो ग्लास से जब वाटर के अंदर ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। बेटा ग्लास आपका डेंसर है, वाटर आपका रेयर है एज कंपैरिजन टू ग्लास, तो इसकी जो स्पीड है, स्पीड विल इंक्रीज बाय लिटल वन या इंक्रीज द लिटल। हाउ डू द बॉटम ऑफ द पूल फिल्ड विद द वाटर अपीयर ड्यू टू द लाइट रिफ्रैक्शन। अगर पानी के अंदर हम सिक्का डालते हैं, अब मोस्टली हम क्या करते हैं, जैसे देखा भी होगा आपने, रिवर में जो सिक्का पड़ा होता है ना, वो वहां पे नहीं होगा, वो नीचे होता है। हम हाथ मारने की कोशिश करते हैं तो वो सिक्का कहीं और होता है, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो इसका रीजन क्या है, हमें जो रिफ्रैक्शन की वजह से जो बॉटम होता है वो शैलोर दिखता है, या आप कह सकते हैं एट एपरेंट पोजीशन, एपरेंट पोजीशन पे दिखता है। और एपरेंट पोजीशन हमेशा एक्चुअल पोजीशन से डिफरेंट होती है।
तो हमें जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा अपर सरफेस पे दिखता है, यानी बॉटम थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि रिफ्रैक्शन की वजह से जो बॉटम की जो डेप्थ होती है वो थोड़ी सी कम दिखती है, हमें लेस दिखती है। तो सरफेस हमेशा ऊपर दिखेगा थोड़ा सा, लेकिन उसकी डेप्थ ज्यादा होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फिजिक्स क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं। ठीक है ना। और भाई अब जिसने केमिस्ट्री देखनी है तो वो केमिस्ट्री वाली वीडियो देख लेना, और वीडियो अच्छी लगे, कोई डाउट होता है भाई कमेंट कर दो, सारा का सारा कंटेंट आपको मिलेगा, मेहनत की जाएगी, बट स्पेशली आपके लिए की जा रही है। तो आपका एफर्ट सिर्फ इतना चाहिए कि किस टॉपिक में डाउट आ रहा है, किस फिजिक्स कौन सी स्ट्रीम आपको चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी, वो वीडियो भाई आपके लिए बना देगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।